अभी तक पार्ट 4 के अंदर हम सेल वॉल को जान चुके थे और सिंपली हमने ये भी सीखा कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट और फंगस के अंदर प्रेजेंट थी, जबकि सेल मेम्ब्रेन हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट के अंदर और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो सिंपली दुनिया में जितने भी सेल एग्जिस्ट करते हैं उन सारे सेल के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसी को आज हमें पढ़ना होगा। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें कि सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है और सिंपली इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है। अ थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमीएबल। पहले एक छोटी सी लाइन का हम मतलब समझे। थिन, डेलिकेट, एक पतली सी और एक चिपकी सी लेयर जिसे हम थिन डेलिकेट कहते हैं। साथ में ये इलास्टिक भी है। इलास्टिक दैट मीन फ्लेक्सिबल, अपने चेंज को बदलने वाली, ये रीज्ड नहीं होगी, ये फ्लेक्सिबल होगी और सिंपली इलास्टिक भी होगी। साथ में सिलेक्टिवली परमीएबल, एक कैसे सिलेक्ट करके अपने अंदर मटेरियल को अलाउ करेगी और कैसे अपने अंदर से मटेरियल को एग्जिट करेगी, तो ये सिलेक्टिवली परमीएबल। साथ में देखेंगे लिविंग बाउंड्री, एक क्योंकि सेल वॉल हमारी डेड सेल से मिलके बनी हुई थी, सो वो डेड ही थी, और दूसरी तरफ हमारी सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग सेल से मिलके बनी हुई है, सो ये हमारी लिविंग ऑर्गेनेली है एक सेल का, सो इसे लिविंग बाउंड्री का हम नाम, जो प्रोवाइडिंग सेपरेशन, जो एक सेपरेशन करेगी हमारा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के, सेल के अंदर और सेल के बाहर जितनी भी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों का सेपरेशन करने का काम हमारी सेल मेम्ब्रेन का होगा। तो सिंपली सेल के अंदर का जो नेचर है और सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच में जो बॉल आके खड़ी हो जाएगी उस बॉल को नाम देंगे हम सेल मेम्ब्रेन का। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सिंपल, जैसे एक कहावत है कि चार दीवारी है तो मेरा घर है, और सिंपली ऐसे ही अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सेल है, वरना हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि सेल होगा क्या। तो सेल मेम्ब्रेन ही हमें बताएगी कि ये सेल है और ये सेल की बाउंड्री है। तो सिंपली ऐसे। अब हम देखें यहाँ से सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी हुई है, सो हमें ये सारी बातें ध्यान रखना होगा। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई है। लिपिड दैट मीन फैट, जिसे आप जानते हैं, सो प्रोटीन और फैट की मिलके बनी हुई है। देखिए इसमें केमिकल कंपोजिशन कितनी है, कितने परसेंट में यहाँ से लिपिड्स मिला होगा और कितने परसेंट में यहाँ से प्रोटीन मिला होगा। सो यहाँ से देखें 60 से 80% अराउंड 60 से 80% हमारा प्रोटीन होगा, जबकि दूसरी तरफ 20 से लेके 40% हमारा लिपिड्स होगा। सो ये दो चीजें यहाँ से केमिकल कंपोजिशन करती हैं और यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का साइज कितना होगा, सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साइज ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम, सिंपली आप इसे कह सकते हैं 10⁻⁷ माइक्रोमीटर। अब ये साइज बड़ा छोटा है क्योंकि इस लेयर सेल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। सेल ही वैसे बड़ा छोटा है और ये सेल का ऑर्गेनेल है, तो हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हम बात करें इसकी, ये लाइट माइक्रोस्कोप से हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, हमें विजिबल नहीं होगा, ये हमें देखेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा एक डेवलप माइक्रोस्कोप है जिसकी मदद से आप इसे देख पाएंगे। अब बात करें कि हर एक ऑर्गेनेली की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सो ऐसी भी कुछ गुण, कुछ क्वालिटियाँ, सो ऐसी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी होंगी। सो जानते हैं इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहली नंबर 1 की क्वालिटी इसकी है जो है लिविंग इंटरेक्टिव। एक लिविंग शेल है और साथ में इंटरेक्टिव भी है। सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी, सराउंडिंग के साथ कैसे अपना शेप बदलेगी और क्या सराउंडिंग के हिसाब से कैसा अपना साइज बदलेगी, सो ये सारी बातें हमें यहाँ से इस पहले पॉइंट के अंदर पता चलती है। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है और सॉफ्ट है। सो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती और साथ में इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना इंटरेक्शन करती है इन्वायरमेंट के साथ। सो लिविंग रिलेशन बनाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा डायनेमिक मतलब अपने शेप को चेंज करना एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ।
सो ज़रूरत के हिसाब से अपने शेप को बदलना, ठीक है। अगर सिंपली एक सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है तो अपने डायनेमिकली अपने शेप को ऐसा बदल लेगी कि सारे के सारे प्रोटीन को अंदर आ सके, और अगर दूसरे मटेरियल की ज़रूरत होगी इसे तो अपने शेप को कुछ ऐसा बना लेगी कि उसके अंदर से सारा दूसरा मटेरियल पास कर सके। तो उस नेचर को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहेंगे डायनेमिक। और ये सारी चीज़ें जब तक आएंगी एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जब तक उसकी ज़रूरत है। और इट कीप्स ऑन इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग, और सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन भी बनाना। तीसरी बात करें हम सिलेक्टिवली परमिएबल का। अब अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर आप देखेंगे तो एक वर्ड लिखा होगा सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इस सिलेक्टिवली परमिएबल से रिलेशन है क्या? सिलेक्टिवली परमिएबल आपने सुना होगा सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या हैं, आप अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में सीख चुके थे। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट है क्या और ये सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, उन दोनों कंपोनेंट को इस लेयर जो बनी हुई है दोनों पास होने देगी। सो इट अलाउज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पास हो सके। जो दोनों ही पास हो सकते उसे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। एक वर्ड आपने और सुना होगा सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि जहां सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही पास हो और सॉल्यूट को रोक दिया जाए, तो उस बेसिस पे हम उसे नाम देंगे सेमी परमिएबल। लेकिन यहाँ पे है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर सेल की मेम्ब्रेन सारी चीज़ों को अलाउ करेगी, सारे सॉल्यूट को, सारे सॉल्वेंट को, तो सारी चीज़ें आती ही रहेंगी। ये जब तक आएंगे जब तक सेल को ज़रूरत होगी, और जैसे ही सेल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो सेल इन्हें स्टॉप कर देगा और सेल इन्हें रहना बंद कर देगा। तो सिलेक्टिवली परमिएबल ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेती, कब कब कितनी कितनी सारी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है, तो उस हिसाब से सेल वॉल डिसीजन लेती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन उस हिसाब से डिसीजन लेती है। चौथे पॉइंट की बात करें हम, असिमेट्रिक होगा क्या? तो असिमेट्रिक के बारे में हम बात करें कुछ मॉडल्स। ये सिंपली दिखती कैसी है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन 1972 से पहले की बात करें तो 1972 में जितने भी साइंटिस्ट थे जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उनका मानना ये था कि सेल मेम्ब्रेन दिखती, उन्होंने कुछ डायग्राम्स बनाए। उन्होंने कुछ डायग्राम्स बनाए, उन्होंने कहा उन्होंने इससे पहले कुछ हमें सैंडविच मॉडल दिए, जिस सैंडविच मॉडल में उन्होंने बताया कि ऊपर लिपिड की लेयर होगी जिसके अंदर प्रोटीन होगा, अंदर प्रोटीन है बाहर लिपिड है, और ऐसी कंपोजिशन से मिलके हमारी शेल वॉल बनी हुई है। क्योंकि ये डायग्राम इतना ज़्यादा यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली मतलब सिस्टमेटिकली तरीके से, तो ये सिस्टमेटिकली तरीके से यहाँ अरेंज करा दिया। और क्योंकि उस समय हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी सेल मेम्ब्रेन के सही डायग्राम के बारे में, तो इस मॉडल्स को हम काफ़ी सालों तक ठीक मानते रहे। लेकिन इस मॉडल की कमियाँ ये थी कि एक तो यूनिफॉर्मली बना दिया गया था खूब ज़्यादा, और साथ में ये भी बताया गया, ये भी नहीं बता पा रहा था ये मॉडल कि ये इंटरेक्शन कैसे करेगी बाहर नेचर के साथ, तो इन्वायरमेंट के साथ ये इंटरेक्शन कैसे करेगी, अपना शेप कैसे बदलेगी, और साथ में सिलेक्टिवली परमिएबल कैसे कहलाएगी। तो इसलिए ये मॉडल्स कुछ ही समय चला और उसके बाद फेल हो गया। एक सैंडविच मॉडल था, फिर कुछ टाइम बाद कुछ साइंटिस्टों ने ये बताया कि इस सेल मेम्ब्रेन का मॉडल कैसा होगा, तो उन्होंने बताया प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। सो सिंपली जो प्रोटीन्स हैं, जैसे सिंपली हम एक ओशियन की बात करें तो ओशियन के अंदर जैसे अलग अलग हमें अलग अलग देखेंगे, जो कुछ आइसबर्ग्स दिखेंगे, अलग अलग आइसबर्ग्स। सो खूब सारे आइसबर्ग्स ऐसे रैंडमली लगे हुए हैं। सो उस हिसाब से ये बताना चाह रहे थे कि पूरे सी के अंदर जो आइसबर्ग लगे हुए हैं, ऐसे ही हमारे प्रोटीन लगे हुए हैं, वो आइसबर्ग प्रोटीन है, और जो सारी जो सी है हमारी, वो सारी सी हमारी लिपिड बन गई। तो उस बेसिस पे ऐसा मॉडल दिया गया। सो यहाँ से भी सारी कंक्लूजन निकल के नहीं आ रही थी। इस मॉडल से हमें पता तो चल रहा था कि सिंपली प्रोटीन रेंडमली प्लेस्ड है,
लेकिन ये पता नहीं चल रहा था ये अब इंटरेक्शन करेगी कैसे, तो साथ में इंटरेक्शन भी हमें सीखना था। सो ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद हम सही मॉडल के बारे में बात करेंगे जो सिंजर एंड निकोलसन ने दिया था, जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है और उसे हम धीमे धीमे अभी रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये बताया गया कि 5th पॉइंट है मोज़ेक। मोज़ेक दैट मीन्स रैंडम। यहाँ जो सारी चीज़ें प्लेस्ड होंगी या यहाँ जो प्रोटीन बना होगा सो वो रैंडम फिक्स होगा। प्रोटीन की जो प्लेस के बारे में बात करी जा रही थी अभी तक, सो प्रोटीन हमें रैंडम यहाँ फिक्स होगा। ठीक है, अब देखें वो रैंडम है कैसा, तो इस बारे में हमें सीखने को मिलेगा। 6th पॉइंट हमें पता चला यहाँ के क्वाजी फ्लूइड, उसकी जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो मटेरियल है जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर, वो मेम्ब्रेन ना तो एग्जैक्टली लिक्विड है और ना तो एग्जैक्टली ये सॉलिड है ना तो लिक्विड है, इन दोनों के बीच में है, दैट्स अ सेमी लिक्विड या फिर आप उसे क्वासी फ्लूइड का नाम दे सकते हैं। ऐसा कोई लिक्विड्स, ऐसा कोई सब्सटेंस जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में आके ठहर गया हो उसे हम क्वासी फ्लूइड का नाम दे सकते हैं। सो ऐसे ये क्वासी फ्लूइड की तरह काम करेगी। ठीक है, अब बात करी जाए सही मॉडल के बारे में। जो एग्जैक्ट रियल मॉडल था वो मॉडल्स हमारे सिंजर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, और इस मॉडल को अगर हम सीख गए तो परफेक्टली हम सेल मेम्ब्रेन को बनाना सीख पाएंगे और सेल मेम्ब्रेन को हम एग्जैक्टली अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। सो बात करें हम एक सेल मेम्ब्रेन का, हमारा एक रियल डायग्राम है जैसे बनाया जाता है। सो हमने देखा यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ हेड्स बने हुए हैं और यहाँ पे बड़े बड़े ट्यूब्स बने हुए हैं ऐसे। सो इन ट्यूब्स को नाम दिया हमने टेल्स और इन सेक्शन को नाम दिया हमने हेड, जो हमें सिंपली यहाँ से ऐसा दिखेगा। सो ये हेड है और ये टेल है। देखो इन हेड और टेल्स की भी काफ़ी ज़्यादा ये हेड और ये टेल्स की खूब सारी क्वालिटीज़ हैं, उनके खूब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम सीखते हैं। सो हेड हमारे हाइड्रोफिलिक्स हैं। अब हाइड्रोफिलिक्स होते क्या है? हाइड्रो दैट मीन्स वाटर, फिलिक दैट मीन्स लव्स द वाटर। सो जो ऊपर का हेड पोर्शन है वो पानी को लाइक करेगा, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा पोर्शन है हमारे टेल जिसका नाम है हाइड्रोफोबिक। फोबिक दैट मीन्स डर लगना। सो टेल सेक्शन को पानी से यहाँ से डर लगेगा। जब टेल सेक्शन को पानी से डर लगेगा तो टेल सेक्शन जो है पानी से छुपेगा, और अगर ये वाटर को लाइक करेगा तो सिंपल ये वाटर को फेस करेगा। सो आप सिंपल ये देख सकते हैं इन दोनों ही तरफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों ही तरफ वाटर होगा। सो इस हिसाब से ये जो हेड सेक्शन है वो ऊपर नीचे आ जाएंगे और बीच में ये सेक्शन छुप जाएगा टेल वाला जो पानी से डर लगता था। सो ऐसे हमारे ये बन गए। क्योंकि हेड दो है यहाँ से, इसने दो लेयर बना रखे, सो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को नाम देंगे बाय लेयर। एक लेयर ऊपर की तरफ है और जस्ट एक लेयर नीचे की तरफ है। सो एक ऐसा है और एक जस्ट इसके नीचे है। क्योंकि अगर हम नीचे वाला सेक्शन इरेज कर दें तो हमें पता चलेगा कि नीचे वाला सेक्शन वाटर को हीट करेगा या वाटर को दूर भगाएगा, तो इस हिसाब से तो मॉडल खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने अपोजिट तरफ एक और हेड लगा दिए जिसने वाटर को लाइक करा और सिंपली ये बैलेंस हो पाया। सो इसको हमने कहा वाई लेयर, फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका नाम आप बाइलेयर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या फिर आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बॉल भी कह सकते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली हम इसके बारे में बात करें, इनके छोटे छोटे सेक्शन के बारे में। हमें ये दिख रहा है यहाँ से एक कुछ रेड कलर का। सो जो रेड कलर का सेक्शन है वो हमारा प्रोटीन है। पहले कुछ थ्योरियाँ चल रही थी कि प्रोटीन कैसा है, प्रोटीन आइसबर्ग की तरह है। कुछ लोगों का मानना था कि प्रोटीन सैंडविच मॉडल की तरह है। सो ना तो प्रोटीन सैंडविच मॉडल की तरह था और ना तो प्रोटीन हमारा आइसबर्ग मॉडल की तरह था। प्रोटीन हमारा इन छोटे छोटे इन सेक्शन की तरह था। तो एक हमने देखा, एक सेक्शन हमारा सुपरफिशियल है जो ऊपर की तरफ ठहरा हुआ है,
और एक सेक्शन जो है वो पूरा ऊपर से लेके अंदर तक इसके अंदर एम्बेडेड है। सो एक एम्बेडेड है प्रोटीन और एक सुपरफिशियल प्रोटीन है। ये प्रोटीन करेंगे क्या, हम ये देखें इस सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअल में काम होता क्या है। जो खूब छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल सिंपली हमारी इस सेक्शन के थ्रू पास हो जाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, वो इस सेक्शन से तो पास नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए पास करने के लिए हमने एक अलग से जगह बना रखी, उस जगह को हम देंगे प्रोटीन। तो वो सारी चीज़ें प्रोटीन से पास होंगी। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे प्रोटीन से पास होंगे, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन हाइड्रो जो हेड से हमारे पास हो जाएंगे इस लेयर से। ठीक है, सो ऐसे ही ये सेल के अंदर सारी चीज़ें एंटर कर जाएंगी। ठीक है, सो ये सारा हमारे यहाँ से मॉडल था इस कॉन्सेप्ट। और साथ में हम यहाँ से देखें कि इनके ऊपर कुछ ऐसे ऊपर से लगे हुए हैं, ये सेक्शन है क्या। सो ये हमें बताते क्या है, ये इस सेल को अबियर करेंगे या इस सेल को बॉर्न करेंगे। बाहर जितनी भी इन्वायरमेंट में अगर जितने भी इन्फेक्शन या कुछ बैक्टीरिया वायरस जब भी एक सेल को अटैक करने के लिए आएंगे तो इन्हें एक सिग्नल भेजाएंगे सेल को कि अब उन्हें सारी चीज़ों से बचना है या उन्हें अवेयर होना है। सो ये हमारे शुगर के कुछ एंटीजेंस हैं जो एक सेल को कॉल करेंगे सेल को प्रोटेक्ट होने के लिए या सेल को बचने के लिए। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं ये शुगर थे जिन्हें एंटीजन का नाम दिया हमने। एंटीजन जो बाहर से आते हुए जो सेल होंगे उनसे लड़ने का काम करेंगे और सेल को एक सिग्नल भी भेजेंगे सेल को आगे तैयारी करने के लिए। तो ये शुगर का हमारा काम है। सिंपल बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो इसका स्ट्रक्चर एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है। बाइलेयर का मतलब ऊपर एक लेयर होगी और नीचे एक लेयर होगी। हमसे कहा जाता कि सेल मेम्ब्रेन एक सिंगल मेम्ब्रेन है। अब सिंगल मेम्ब्रेन तो है, लेयर सिंगल है, लेकिन लेयर के अंदर दो मेम्ब्रेन और बनी हुई है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। सोचिए हम बाइलेयर का नाम कहा हमने। अब ये बाइलेयर बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर की मेम्ब्रेन है एक एक्सटर्नल फेस करा होगा इसने, और एक अंदर की मेम्ब्रेन है सो वो अंदर की ऑर्गेनेली को फेस करेगी। अब बाहर की जो लेयर है उसका इंटरेक्शन बाहर के एनवायरनमेंट से होगा, और जो अंदर वाली लेयर है उसका इंटरेक्शन अंदर वाले सेल ऑर्गेनेली के साथ होगा। अब इस हिसाब से एक का एनवायरनमेंट बाहर का और एक का एनवायरनमेंट अंदर का, तो इस हिसाब से दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकली हमें एक जैसी दिखेंगी लेकिन इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस होंगे, ऊपर वाली का नीचे वाली से डिफरेंस। अब ऐसे डिफरेंस जैसे हम अपने कमरे के अंदर कोई और पेंट करते हैं और घर के बाहर हम कोई और पेंट करेंगे। घर के बाहर हम इसलिए दूसरा पेंट करेंगे क्योंकि बाहर की दीवारों को हमें धूप से, वेदर प्रोटेक्शन से, सारी चीज़ों को बचाना है, क्योंकि सारी चीज़ों का जो बाहर की लेयर है, बाहर की लेयर ज़्यादा अफेक्ट होगी मेरी, और अंदर की लेयर तो नॉर्मली सेफ भी रहेगी। तो इस हिसाब से हम बाहर के लिए कुछ अलग पेंट लेके आएंगे। तो इस हिसाब से बाहर वाली का एटमोस्फेयर सराउंडिंग कुछ और हो जाएगा, और उस हिसाब से अंदर वाली मेम्ब्रेन का सराउंडिंग कुछ और हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ के अंदर और बाहर वाली मेम्ब्रेन की सराउंडिंग बदल जाएंगे। जैसे सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तब हम कुछ और ड्रेस पहनेंगे, जब हम घर के अंदर रहेंगे तब हम कुछ और ड्रेस पहनेंगे। सो सेम ऐसा ही लॉजिक हम अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे ही हमारी बाहर और अंदर की तरफ अपने आप को बैलेंस बनाए रखने के लिए ऐसे बदलती है। सिंपली हमारा सारा सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट था, जहां हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में और सेल मेम्ब्रेन की हिस्ट्री और सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाने। अब हम सीखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। अभी तक बच्चों हमने कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखा था। अब हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर सीखने वाले हैं उसके फंक्शन के बारे में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होंगे और वो कैसे कैसे काम करेंगे। शुरुआत देखें हम, हमारा पहला फंक्शन लिखा हुआ कंपार्टमेंटलाइजेशन। नॉर्मली कंपार्टमेंट बनाना सिंपली होगा क्या, एक बॉडी के अंदर खूब सारे सेल होते हैं और हर एक सेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, हर एक सेल को अलग अलग बनाना।
सो सेल के ऊपर एक लेयर बनाना और उस लेयर की वजह से सेल कंपार्टमेंट बन जाएंगे, एक कंपार्टमेंट ए, एक कंपार्टमेंट ए, और ऐसे खूब सारे कंपार्टमेंट एक सेल के अंदर बन जाएंगे। सिंपली कुछ ऐसे, एक सेल का कंपार्टमेंट ए बन गया, एक सेल का कंपार्टमेंट और एक सेल का कंपार्टमेंट ए। सो ऐसे सेल को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना, एक ऑर्गन के अंदर टिश्यू के अलग अलग हिस्से करना, दैट्स आर कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो उस कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम सिंपल है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। अगर हम उसके ऊपर एक बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि सेल अब ये सेल ही है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन। दूसरा काम है इसका एंडोसाइटोसिस का। अब एंडोसाइटोसिस होता क्या क्या है, टू एंगल्फ, नॉर्मली कुछ एनगल्फ करना, एंगल मतलब कुछ निगल लेना या कुछ खा लेना। अब इस खाने के साथ साथ कुछ खा भी सकता है सेल या कुछ सेल पी भी सकता है। अब इस एंडोसाइटोसिस के अंदर हम देखें, एंडो दैट मीन्स इनसाइड, साइटोसिस दैट मीन्स सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो भी सारी एक्टिविटी हो हम वो समझते हैं। तो सेल के अंदर एक पहली एक्टिविटी है हमारी फेगोसाइटिस, जिसका मतलब है ईटिंग, और दूसरा हमें पिनोसाइटिस, जिनका मतलब ड्रिंकिंग। अगर सेल कुछ खाएगा तो उसे हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, और अगर सेल कुछ पिएगा तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। समझते हैं ये फेगोसाइटिस होगा क्या, ईटिंग में कुछ फूड के पार्टिकल्स हैं, फूड के पार्टिकल्स पहले इस मेम्ब्रेन के पास आएंगे, फिर ये मेम्ब्रेन इसे नॉर्मली एक शेप बनाएगी और इस शेप को नॉर्मली वेसिकल के थ्रू अपने अंदर ले लेगी। तो उस बेसिस में हमने देखा कुछ एनगल्फ कर लिया इस फूड ने या कुछ पार्टिकल को खा लिया, तो उसे हम उस प्रोसेस को हमने नाम दिया फेगोसाइटोसिस। उसी दूसरी तरफ एक मैकेनिज्म और चल रहा था हमारा, हमने देखा कुछ ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ड्रिंक कर रहा सेल कुछ ना कुछ पी रहा है यहाँ से, तो उस बेसिस पे हमने देखा कुछ ड्रॉपलेट्स हैं। तो सेल के पास कुछ ड्रॉपलेट्स आए, उस ड्रॉपलेट्स के लिए पहले उन्होंने एक शेप बनाया, उसे अंदर एनगल्फ करने के लिए, फिर उसके बाद उसने उसे अंदर एनगल्फ कर, उस वेसिकल बना के उसे अंदर एनगल्फ कर लिया। तो सिंपली हम देखें यहाँ सेल के पीने की प्रोसेस को हमने पिनोसाइटोसिस दिया और खाने की प्रोसेस को हमने फेगोसाइटोसिस दिया। तो ये दोनों वर्ड हमें याद रखने होंगे, ये दोनों किसके अंदर काम करेंगे, एंडोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर कुछ ना कुछ गया होगा तो उसे एंडोसाइटिस कहेंगे। अब किस तरीके से, या तो खाने के तरीके से या पीने के तरीके से। दूसरी तरफ हमारा काम करेगा यहाँ से एक्सोसाइटोसिस। सो ये हमारे एक्सोसाइटोसिस है। अभी सेल के अंदर कुछ गया था, अब सेल के कुछ बाहर जा सकता है। अगर सेल के कुछ बाहर जाएगा तो हम उसे एक्सोसाइटोसिस का नाम देंगे। अब वो फूड पार्टिकल्स, नॉर्मली कुछ सॉलिड भी हो सकता, फूड पार्टिकल्स भी बाहर जा सकते कुछ, और कुछ लिक्विड की ड्रॉपलेट्स भी सेल से बाहर जा सकते। तो दोनों ही ये मैकेनिज्म हमारे एक्सोसाइटोसिस के अंदर हो सकती है, बस उल्टा ही होगा, ये सारी चीज़ अंदर जाने की जगह बाहर आएंगे। सो अभी हमने बाहर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फूड पार्टिकल को बना रखा, ठीक है। हमने देखा यहाँ से पहले फूड पार्टिकल सेल के अंदर था, फिर उसने ऐसा वेसिकल बनाया उसे बाहर निकालने के लिए, फिर उसके बाद उसने उसे थ्रो आउट कर दिया, उससे बाहर निकाल दिया। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कहलाई एक्सोसाइटोसिस। अब सेल से अगर कुछ बाहर निकलेगा तो एक्सोसाइटोसिस, सेल के कुछ अंदर चला जाएगा तो एंडोसाइटोसिस। चौथा पॉइंट है हमारे यहाँ से इंटरेक्शन का। इंटरेक्शन होता क्या है कि सेल सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर, सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करती कैसी है, ये इंटरेक्शन हमें सीखना था। जो सिंपली हमें खूब सारे मॉडल्स दिए थे। सिंपली एक सैंडविच मॉडल था जो 1972 से पहले था, उस मॉडल पे हमें बताया गया था, मॉडल्स बना तो दिया था हमारे सामने, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा था कि सेल इंटरेक्ट करते कैसे हैं। सो सेल को इंटरेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। सो आपने स्ट्रक्चर में देखा था प्रोटीन दिखते कैसे हैं, उन प्रोटीन के थ्रू सेल इंटरेक्शन करती थी बाहर के सराउंडिंग से या अंदर वाले ऑर्गेनेलीज के साथ। तो इंटरेक्शन इसका करना सिंपली हमारे आप सीखते हैं इस इंटरेक्शन के बारे में, इस कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो आप इसका अभी तक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इससे आगे हम इसके ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सीखते हैं बच्चे इस कॉन्सेप्ट के अंदर में ऑस्मोसिस के बारे में और जानते हैं ऑस्मोसिस है क्या और हमारे कॉन्सेप्ट में काम कैसे आएगी। तो इस ऑस्मोसिस की सिंपल सी हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन का मतलब समझने के लिए हम समझते हैं। ऑस्मोसिस के अंदर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलेंगे।
पानी की टेंडेंसी होती ही यही है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो चलता है, या फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो चलता है। सो यहाँ से भी जो वाटर होगा, वाटर के मॉलिक्यूल हम उन्हें सॉल्वेंट का नाम देंगे। सॉल्वेंट हमारे हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलेंगे। सो यहाँ पे द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर रीजन ऑफ देयर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल। और यहाँ हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल काम ना करके यहाँ हमारी सेमी परमिएबल काम करेगी। सो सेमी परमिएबल वही परमिएबल होती थी जहाँ से सॉल्यूट को वो रोक लेती थी और सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास होने देती थी, जबकि सेलेक्टिवली परमिएबल हमारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आने देती थी। और यहाँ पे ये सेमी परमिएबल सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट को रोकेगी और सॉल्वेंट को मूव करेंगे। तो इस पूरे फंक्शन के अंदर, पूरे ऑस्मोसिस के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्वेंट चलते हुए दिखेंगे और सॉल्यूट हमारे एक जगह रुके हुए होंगे। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं इस छोटे से डायग्राम को। इस सिस्टम के अंदर हमने देख रखा है कुछ अंदर ये सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने पढ़ रखा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं हमारे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमारे सॉल्यूशन बनाते हैं, जहाँ से हमारा सॉल्वेंट हो गया वाटर और हमारे सॉल्यूट हो गए ये मॉलिक्यूल। अब ये सॉल्यूट होगा क्या, तो सिंपली आप ऐसे एक एग्जाम्पल की तरह आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने पानी के अंदर नमक डाल दिया। सो जो नमक के जो मॉलिक्यूल है हमारे, सो नमक के मॉलिक्यूल हमारे बन गए यहाँ से सॉल्यूट, और जिस पानी में वो घुले हुए हैं उस पानी को हमने कह दिया सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के हमने कह दिया सॉल्यूशन। तो नमक के साथ पानी जब घुल जाएगा तो उसे सॉल्यूशन कहेंगे, स्पेशली नमक को हम सॉल्यूट कहेंगे और पानी को हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो सिंपली ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है, जहाँ पे ये ब्लू कलर के हमें सॉल्वेंट दिख रहा है जो हमारा वाटर है, और ये रेड कलर के हमारे सॉल्यूट है। सो अब सिंपली इस कॉन्सेप्ट के अंदर देख सकते हैं ज़्यादा क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है। हमें पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ से वाटर। सो वाटर को हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो हमारे सॉल्वेंट ज़्यादा है, और हमने ये पढ़ रखा सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और साथ ही हम अगर दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ हमारा सॉल्वेंट कम है, बदले में सॉल्यूट ज़्यादा है। सो हमारे यहाँ से सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। ठीक है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ए में ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बी में कम है। तो सॉल्वेंट कहाँ से मूव करेंगे, ए से लेके बी में। सो ये ए से लेके बी में मूव करेंगे। ये जब तक मूव करेंगे जब तक यहाँ का सिस्टम ए और बी का दोनों बैलेंस ना हो जाए, तो इस बेसिस पे यहाँ से मूव करते रहेंगे। अब उसके बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट हमारे ए में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हमारे ए में सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर हो जाए और बी में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर हो जाए, ये तब तक हमारे सिस्टम काम करता रहेगा। ठीक है, तो हमारे इस कॉन्सेप्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं। अब बात करें हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये कॉन्सेप्ट होते क्या है, हाइपोटोनिक होता क्या है। सो हाइपोटोनिक के अंदर हम जानते हैं, सो हाइपोटोनिक के अंदर सिंपली एक पहले कुछ छोटे छोटे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको वो ध्यान रखने होंगे। उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आप खुद बता पाओगे ये कैसे काम करता है। हाइपोटोनिक के अंदर बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है, आउटसाइड द सेल सॉल्वेंट ज़्यादा है। हमने एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमने एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन के अंदर हमने अलग अलग 3 सेल रख के देखे और हमने देखा उन सेलों पे क्या इफेक्ट पड़ा या क्या इफेक्ट पड़ा उन सेलों पे, तो वो इफेक्ट हम यहाँ से पहचानते हैं। तो सिंपली हमने देखा पहले इस हाइपोटोनिक के केसेस में
यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट दैट मीन्स वाटर, और सेल के अंदर सॉल्वेंट कम है। इनसाइड द सेल सॉल्वेंट कम है, और आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल सॉल्वेंट कम है और आउटसाइड द सेल सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सिंपली हमने ये सीख रखा कि सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ से सारे सॉल्वेंट इस सेल के अंदर से सेल के अंदर पास हो जाएंगे, और सेल के अंदर जाते 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 सेल को यहाँ पे बल्ज या सेल का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। सो इसके से हाइपोटोनिक के अंदर हमें देखने मिलेगा यहाँ पे सेल मोटा हो जाएगा, उस सेल का मोटा या सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस केसेस में हम इसे हाइपोटोनिक का नाम दे सकते हैं। सिंपली दूसरे केसेस में हम बात करें आइसोटोनिक की, तो आइसोटोनिक की जितना सॉल्वेंट बाहर है उतना ही सॉल्वेंट सेल के अंदर है। सो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाली है, यहाँ पे ना मटेरियल अंदर जाएगा कोई, ना मटेरियल बाहर आएगा, यानी कि सब कुछ बैलेंस है। तो यहाँ पे सॉल्यूट बाहर वाला सॉल्वेंट अंदर वाले सॉल्वेंट के बराबर है। इनसाइड द सेल जितने सॉल्वेंट थे उतने ही आउटसाइड द सेल उतने ही सॉल्वेंट अभी हैं। और इस केसेस में बाहर वाले सॉल्वेंट ज़्यादा थे और अंदर वाले सॉल्वेंट कम थे। इस केसेस में बाहर वाले सॉल्वेंट अंदर वाले सॉल्वेंट दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, सेल जैसे शेप का था वैसे ही सेल का शेप रहेगा। तीसरे केसेस में देखें हम, तो तीसरे केसेस में सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा था और सेल के बाहर सॉल्वेंट कम था। तो इनसाइड की बात करें, इनसाइड द सेल सॉल्वेंट ज़्यादा था और आउटसाइड द सेल सॉल्वेंट कम था, सॉल्वेंट कम। तो सिंपली हमने ये पढ़ रखा, सॉल्वेंट हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो उस बेसिस पे ये भी यहाँ से सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा था बाहर कम था, तो अंदर से सारे सॉल्वेंट बाहर निकलते 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 सेल श्रिंक हो गया या सेल का वॉल्यूम घट गया। तो इस केसेस में सेल श्रिंक हो जाएगा। जब हाइपरटोनिक होगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, और जब हाइपोटोनिक होगा तो सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जो आइसोटोनिक होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेल जैसा पहले था और सेल अभी भी वैसा ही होगा। अच्छा, हमने सॉल्वेंट की बातें करी, तो सॉल्वेंट के जस्ट अपोजिट हम बात कर सकते हैं सॉल्यूट की। अगर यहाँ पे बाहर सेल के बाहर अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो सॉल्यूट कम होंगे, और सेल के अंदर अगर सॉल्वेंट कम है तो सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होंगे। इसी केसेस में यहाँ पे सॉल्यूट जितने अंदर है उतने ही बाहर होंगे, और जितने सॉल्वेंट अंदर है उतने ही सॉल्वेंट बाहर होंगे, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस केसेस में हम यहाँ देखें तो बाहर हमारे सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा था, अगर सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो सेल के अंदर सॉल्यूट कम होंगे। सेल के बाहर हमारे सेल के बाहर सॉल्वेंट कम था, तो उस बेसिस पे सेल के बाहर सॉल्यूट ज़्यादा होंगे। तो ऐसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक रीड करके देखेंगे तो आपको इजीली यहाँ से पता चलेगा कैसे चीज़ें हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। फिर यहाँ से हम देखें टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितनी वैरायटीज़ के होते हैं, तो ऑस्मोसिस हमारे दो वैरायटी के होंगे, एक एंडोस्मोसिस होगा और एक एक्सोस्मोसिस होगा। सो एंडोस्मोसिस की बात करें, एंडोस्मोसिस विल रिजल्ट इन एन वॉल्यूम इन एन सेल। सो एंडोस्मोसिस के अंदर सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब सेल का वॉल्यूम कब बढ़ता था, इस केसेस में जब बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा अंदर सॉल्वेंट कम, तब सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता था। या सिंपली हम ये कह सकते हैं, उसी केसेस में हम इनसे बात करें एक्सोस्मोसिस की, तो एक्सोस्मोसिस होता क्या है, द सेल विल श्रिंक एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। सेल का श्रिंक हो जाना या सेल का सिकुड़ जाना, हम यहाँ से एक्सोस्मोसिस का नाम देंगे। तो एक्सोस्मोसिस होता क्या है, सिंपली एक्सोस्मोसिस का हमें एग्जाम्पल दिख रहा। एक्सोस्मोसिस जब होता था
जब सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा थे, सेल के बाहर सॉल्वेंट कम थे, तब ये कंडीशन होती थी। या इसके आप और साथ में हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक छोटा डायग्राम देख सकते हैं हम मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम देखेंगे यहाँ से एयर एक्सचेंज होंगी, जिस पोर्शन से एयर एक्सचेंज होती हैं उसे हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं, और जहाँ से खूब सारे मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स, खूब सारी चीज़ जब पास होंगी तो वहाँ से हम उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देंगे यहाँ से ऑस्मोसिस।